अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 44 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 44 जो है वो वर्ब के ऊपर है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब करेक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ जो मैंने लिखा है वर्ब, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। वर्ब के टॉपिक को समझने से पहले मैंने कुछ यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हैं। अगर आप लोगों को ये हेडिंग्स जो हैं वो याद हो जाएं और एक एक हेडिंग को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो वर्ब का आपका किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। उसके बाद है जी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव वर्ब और फिर वर्ब जेरेंड। इसी तरह इन्फिनिटिव वर्ब, सब्जेक्टिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज वर्ब। असल में वर्ब जो है, जिसको आप फेल कहते हैं, जिसको आप काम कहते हैं, इस असल में ये है क्या। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं वर्ब की तो आप पढ़ते हैं इट शोज एन एक्शन, ये एक्शन को बताता है बस। हालांकि ऐसा नहीं है। जो वर्ब है स्टूडेंट्स, आज हम इसको देखते हैं। दरअसल जो वर्ब होता है हमारे पास, इट कैरीज टू फंक्शंस। इसके दो फंक्शन हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब नंबर 1 जो फंक्शन है वो क्या है, उसको बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक से क्या मुराद है? डायनामिक से मुराद है एक्शन वर्ब, यानी एक्शन को शो करता है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो क्या है, वो है स्टेटिव, यानी स्टेट को बयान करता है। क्या चीज? जो हमारा वर्ब है वो स्टेट को भी बयान करता है। मतलब खाली एक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि स्टेट को भी बताता है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हमें ये समझ आएगी कि सेंटेंस में एक्शन वर्ब यूज हुआ है या स्टेट वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिखा है सलमा किल्ड आ लाइन। तो यहां पर किल्ड जो लफ्ज है ये एक एक्शन वर्ब है, यानी सलमा ने एक सांप को मारा। तो यहां पर हमारे पास सलमा किल्ड आ लाइन, तो किल्ड मीन मारा। ठीक है, तो मारना से निकला मारा। ठीक है, और ये एक एक्शन वर्ब हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। तो मैं लिखता हूं सलमा इज बिजी। तो यहां पर लफ्ज जो इज है ये हमारा वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये स्टेट को बयान करता है, यानी सलमा जो है वो मसरूफ है। अब यहां पर स्टेट क्या बयान की जा रही है? सलमा इज बिजी। ठीक है, तो ये जो वर्ब इज है ये स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, आप ये कहते हैं कि सर ये जो इज का लफ्ज है ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हमारे पास कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब ना हो और खाली ये लफ्ज इज, एम, आर, वॉज, वर इस्तेमाल हुए हों तो हम इनको जो है वो एज अ वर्ब कंसीडर करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब बनेगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज हमारे पास जो है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और प्लेइंग जो है वो हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो प्लेइंग है ये वर्ब है और ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर सेंटेंस यूं लिखा हो, मिसाल के तौर पर ही इज आ डॉक्टर, अगर सेंटेंस ये लिखा हो
ही इज अ डॉक्टर, तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब होगा, आ डॉक्टर, ठीक है, वो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो ही इज जो है असल में ही सब्जेक्ट हुआ, इज जो है वो हमारा वर्ब हुआ। लेकिन ये कौन सा वर्ब हुआ? इस वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे, ना कि एक्शन वर्ब कहेंगे। इसके अलावा इज को हम हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें यह समझ लगी कि जो वर्ब होता है दरअसल उसके दो इस्तेमाल हैं, नंबर 1 एक्शन एंड नंबर 2 स्टेट। अब सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। लिखा हुआ है अली कलेक्ट्स स्टेम्प्स, अली स्टेम्प्स कलेक्ट करता है। तो यहां पर लफ्ज जो कलेक्ट्स लिखा है ये क्या हुआ? हमारा एक्शन वर्ब हुआ, एक्शन करता है, वो कलेक्ट्स करता है, चीजों को इकट्ठा करता है। सलमा ओन्स अ कार, सलमा गाड़ी की मालिका है, ठीक है, ओन्स अ कार। तो यहां पर लफ्ज जो ओन्स है ये हमारा स्टेटिव वर्ब हुआ, ये स्टेट को बयान करता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ आना चाहिए कि जो वर्ब हमारे पास होता है दरअसल हमें वो दो चीजें बताता है, नंबर 1 एक्शन और नंबर 2 स्टेट। अब हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी है रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, इजी है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो हमेशा ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम ईडी का इजाफा करके सेकंड और उसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा आस्क, ASK। अब मैंने क्या किया, इसकी सेकंड फॉर्म जब मैंने बनाई, सेकंड फॉर्म, तो मैंने क्या लिखा ASKED। तो मैंने ED का क्या किया, इजाफा कर दिया। तो जैसे मैंने ED का इजाफा किया तो वो सेकंड फॉर्म बन गया। इसी तरह थर्ड फॉर्म जो है वो किस तरह से बनी, ED लगाकर। तो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ऐसे वर्ब जिनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म ED से बनाते हैं इसको हम रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश कहते हैं। एग्जाम्पल मजीद देखिए, किल, किल्ड, किल्ड, इसी तरह हंट, हंटेड, हंटेड। तो हमने ED लगाकर क्या किया, उसकी रेगुलर फॉर्म्स बना दी हैं। इसी तरह अगर हम इररेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं, इररेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर लफ्ज लिखा हुआ है खट, 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 यानी तीनों जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो बिल्कुल सेम हैं और इसमें किसी भी किस्म का ED नहीं लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, गो, वेंट, गोन। अब इसमें देखिए गो, वेंट, गोन जो लिखा हुआ है इसमें क्या चीज है, देखिए पहली फॉर्म जो है गो वो डिफरेंट है, वेंट सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट है। यानी अगर तीनों एक जैसी होंगी तब भी वो इररेगुलर वर्ब होगा, अगर तीनों मुख्तलिफ होंगी तब भी इररेगुलर वर्ब है। लेकिन लास्ट में देखिए खम, पहली फॉर्म, खेम ये सेकंड फॉर्म होगी और खम ये थर्ड फॉर्म। तो पहली और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम है, यानी दूसरी जो है वो मुख्तलिफ है। तो खम, खेम, खम, इस तरह की भी फॉर्म को हम इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस पोर्शन में से यानी इररेगुलर फॉर्म में से किसी भी फॉर्म के साथ ED नहीं लगाया गया, जबकि रेगुलर फॉर्म में हम ED से जो है वो वर्ब बनाते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को अब रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ये वर्ब ट्रांजिटिव क्या होता है और वर्ब इनट्रांजिटिव क्या होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने सबसे पहले रेगुलर इररेगुलर फॉर्म किए, अब हम नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो समझ आ जाना चाहिए। तो पहली बात करते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी है ट्रांजिटिव वर्ब की,
द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एंड इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस वर्ब का कोई भी सेंटेंस जब आपके पास आता है तो आप परेशान हो जाते हैं इसका पैसिव क्यों नहीं बनता। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि उसमें वर्ब इंट्रांजिटिव यूज हुआ होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा अली खिल्ड आ लाइन। तो खिल्ड आ लाइन, आ लाइन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और खिल्ड जो है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, वर्ब ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, अली खिल्ड आ लाइन। तो इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सलमा स्माइल्स, दूसरी तरफ आइए अगर इंट्रांजिटिव तो स्माइल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्माइल्स का जो है वो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आयशा कलेक्टेड स्टैम्प्स। तो यहां पर कलेक्टेड जो है ये हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ है, जबकि आयशा क्राइज यहां पर वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव यूज हुआ है और यहां पर भी वर्ब इंट्रांजिटिव यूज हुआ है। नेक्स्ट है ही सल्यूटेड मी, उसने मुझे सल्यूट किया। तो सल्यूटेड जो है ये भी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। और ही गोज टू स्कूल, तो गोज टू जो है, गोज जो वर्ब है ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या इसका पैसिव वॉइस हो सकता है। ही गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये जो कॉलेज का लफ्ज लिखा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है और ये क्योंकि वर्ब इंट्रांजिटिव यूज हुआ है और वर्ब इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस भी नहीं होगा। सो ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। सो ही गोज टू कॉलेज, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही गोज टू कॉलेज, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स अब आप ये सोचेंगे कि सर ये जो कॉलेज लिखा हुआ है ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। तो एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ब के बाद, यानी जैसे गोज जो है ये वर्ब हमारे पास, वर्ब के बाद फौरन जो है वो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ही गोज टू कॉलेज, तो किसी भी वर्ब के बाद जब प्रेपोजिशन आ जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ देखते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो किस तरह से यूज की जाती हैं और किस तरह से वो कंफ्यूज करता है एग्जामिनर जो है वो पेपर के अंदर। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, स्वैम, स्वैम, स्विमिंग। दूसरा लफ्ज है स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, स्प्रैंग, स्प्रैंग, स्प्रिंगिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्विंग, झूलना, स्वंग, स्वंग, स्विंगिंग। लाई का मतलब होता है पड़ा होना, ले, लेन, लेइंग। रखना, ले मतलब रखना, लेड, लेड, लेइंग। इसी तरह राइज का मतलब होता है उठना, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास रेज का मतलब होता है उठाना, रेज्ड, रेज्ड, रेजिंग। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग। उसके बाद है फेल गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग। उसके बाद है जी फाइंड तलाश करना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग। इसी तरह फाउंड का मतलब है बुनियाद रखना, फाउंड, फाउंडेड, 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 फाउंडेड एंड फाउंडिंग।
उसके बाद है हैंग, किसी चीज पर कोई चीज लटकाना, हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। इसी तरह से हैंग का मतलब है फांसी पर लटकाना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंगिंग। और लास्ट वर्ड हमारे पास है सीक, तलाश करना, सॉट, सॉट एंड सीकिंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा किस तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म। अब कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब इनमें से जो है वो एग्जामिनर लेता है और वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, इनकरेक्ट सेंटेंस देता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैंने इसको जो है वो एक बॉर्डर बनाया आपको समझाने के लिए, तो आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, कायदे आजम फाउंड पाकिस्तान। अच्छा, फाउंड का मतलब तलाश किया, फाउंडेड का मतलब बुनियाद रखी। अगर हम इस सेंटेंस को यूं लिख लें, कायदे आजम फाउंड या फाउंड इन पाकिस्तान इन 1947, ठीक है। तो कायदे, इसका मतलब ये होगा कि कायदे आजम ने 1947 को पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, फाउंड का मतलब होता है तलाश करना, इसको हम क्रॉस कर देंगे और फाउंडेड हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, लफ्ज हमने लिखा था फाइंड, फाइंड का मतलब होता है तलाश करना। तो यहाँ पर कायदे आजम ने 1947 को जो है वो पाकिस्तान तलाश नहीं किया था, बल्कि उसकी बुनियाद रखी थी। तो इसलिए लफ्ज हम फाउंडेड जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही फेल द ट्रीज, ही फेल, ही उसने, फेल गिराया, द ट्रीज दरख्तों को, उसने दरख्तों को गिराया। तो फेल का तो मतलब होता है गिरना, ही फेल द ट्रीज, उसने गिरा दरख्त से, ये सेंटेंस नहीं सही बना। तो फेल को हम क्रॉस करेंगे, फेल्ड हम लगाएंगे, ठीक है। और फेल्ड जो है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ही फेल्ड द ट्रीज, उसने दरख्त गिराए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो हम इसका पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ही रोज फ्रॉम द बेड, वो बेड बिस्तर से उठा। तो रेज का मतलब होता है उठाना, यहाँ पर रेज्ड नहीं यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, पीपल रोज वॉइसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट, पीपल लोग रोज उठे, वॉइसेस आवाजें अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो पीपल रेज्ड, लोगों ने आवाजें उठाई, ठीक है। या पीपल रेज्ड स्लोगन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो यहां पर लफ्ज रोज इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, सलमा हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। तो हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पे लटकाना, तो यहां पर लफ्ज सलमा हंग आएगा, हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, सलमा ने दीवार पर तस्वीर लटकाई। नेक्स्ट हमारे पास है, नॉर्मा वॉज लाइंग डिशेस ऑन द बेड। अब देखिए लफ्ज जो लाइंग है इसको समझने की कोशिश कीजिए और लफ्ज लेइंग जो है इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लफ्ज मैंने लिखा लाई, और लाई का मतलब होता है पड़ा होना, और ले का मतलब होता है रखना। इसी तरह ले का मतलब रखा, पड़ा हुआ, और लेड का मतलब रखा, ठीक है। और लेइंग का मतलब हुआ, लाइंग का मतलब पड़ा होना, और लेइंग का मतलब रखना। तो यहां पर देखिए सेंटेंस हुआ, नॉर्मा वॉज लेइंग द डिशेस ऑन द टेबल। नॉर्मा जो थी वो मेज पर डिशेस जो थी वो रख रही थी, ठीक है, ना कि पड़ी हुई थी। तो लेइंग आएगा, ना कि लाइंग आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो पड़े होना, लेटना, लाइंग का मायने आएगा, लेइंग नहीं यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो उसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं, तो आपकी मिस्टेक जो है वो एग्जाम में नहीं होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब, जैसे ही आपके जहन में ये नाम आता है रिफ्लेक्सिव वर्ब का, तो एक चीज जहन में आती है, वो है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक, दोनों सेल्फ या सेल्व्स से शुरू होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब है इसमें रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्शन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं,
सलमा प्राइड्स, तो यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ आया प्राइड्स, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो प्राइड्स है, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके बाद हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे, सेल्फ फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लगाया सलमा प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हैविंग आ ब्यूटीफुल गार्डन। तो जब हम लफ्ज़ प्राइड इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम हर सेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्राइड को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है सलमा प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पर लफ्ज़ हमने लगाया आप हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन। जब हम बात करेंगे उसके पास कोई चीज़ की, ठीक है, तो फिर हम प्रपोजिशन जो है वो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पर्सनल उसकी बॉडी की बात करते हैं तो फिर हम प्रपोजिशन इन लगाएंगे, और जब प्रपोजिशन इन लगाएंगे तो फिर हम रिफ्लेक्सिव वर्ब जो है वो उसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल हम प्राइड यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ उसका रिफ्लेक्सिव जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी टेक्स प्राइड। अब यहाँ पर लफ्ज़ हमने प्राइड इस्तेमाल किया, शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। तो हर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, उसकी पर्सनल की बात हो रही है, तो शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी का लफ्ज़ आएगा। शी टेक्स प्राइड हर सेल्फ इन हर ब्यूटी लफ्ज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह प्राइड ऑन, प्राइड इन यूज होता है अवेल के साथ प्रपोजिशन ऑफ, एब्सेंट फ्रॉम, अप्लाई फॉर, अवेंज ऑन, एंजॉय और रिजाइन। ये सब ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव वर्ब इनको कहते हैं, और इनके बाद सेल्फ या सेल्व्स की फॉर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं। जब कभी भी ये वर्ब यूज़ होंगे तो हम इनके बाद रिफ्लेक्सिव जो है वो सेल्फ या सेल्व्स फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सलमा एब्सेंटेड डैश फ्रॉम द क्लास। तो सलमा एब्सेंटेड हर सेल्फ हमने लगाया जो कि करेक्ट है। सलमा एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पर लफ्ज़ हमारे पास जो है वो एब्सेंटेड आया, तो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ एब्सेंट, ठीक है। और एब्सेंट के साथ प्रपोजिशन कौन सी आएगी, फ्रॉम आएगी। तो सलमा एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, ठीक है। इसी तरह एक नोट है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। नोट क्या है जी, इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट आए तो सेल्फ फॉर्म नहीं लगाते, और अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट ना आए तो हम सेल्फ फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, नो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो ही इंजॉयड म्यूजिक, यहाँ पर हमने क्या किया, ही इंजॉयड म्यूजिक, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इंजॉयड के बाद यहाँ पर हम जो है वो ही इंजॉयड हिमसेल्फ का लफ्ज़ जो है वो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है म्यूजिक। जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर हम इंजॉय के साथ जो है वो हम सेल्फ फॉर्म या सेल्व्स फॉर्म नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मिसाल के तौर पर ही इंजॉयड इन समर वेकेशन, ये सेंटेंस था, तो ही इंजॉयड के साथ हमने हिमसेल्फ का लफ्ज़ जो है वो लगाना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है और कहाँ पर नहीं है? तो स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुका हूँ, ही इंजॉयड इन समर वेकेशन, अब प्रपोजिशन इन आ गया। तो जब भी कभी ही इंजॉयड सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद फौरन प्रपोजिशन आ जाए, तो आपने ये जहन में बिठा लेना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो बाकिया हिस्सा है ये वाला वर्ब के बाद, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और लफ्ज़ इंजॉय यूज हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें जो है वो हिमसेल्फ का लफ्ज़ लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर हम नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वर्ब जेरेंड की। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, वर्ब जेरेंड या आईएनजी फॉर्म या वर्बल नाउन, तीन तरह से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आयशा अवॉइड्स टू गो देयर गोइंग देयर। अब यहाँ पर आयशा अवॉइड्स टू गो देयर, ये जो लफ्ज़ है टू गो देयर, ये नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, हम वर्ब जेरेंड इस्तेमाल करेंगे, यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि कब कब हम आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास लफ्ज़ आया सजेस्ट,
enjoy, like, dislike, deny, risk, avoid, miss, delay, finish and stop। इन लफ्ज़ों के बाद ज़्यादातर जो है वो हम ing फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, इनके बाद जैसे मैंने आपको बताया आयशा अवॉइड्स गोइंग देयर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके बाद टू भी आता है और फिर भी फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड टू जो है ये हमारे पास एक पूरा का पूरा फ्रेज आया और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, गेटिंग अ जॉब या गेट अ जॉब। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पढ़ रखा है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में टू के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जेरेंड फॉर्म आती है। हम फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर गेट जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो ये सेंटेंस होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ जॉब। इसी तरह सेंटेंस देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, ये सेंटेंस एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2 देखिए और फिर एग्जाम्पल 3 मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जितने भी लफ्ज़ मैंने लिस्ट में लिखे हैं, मिसाल के तौर पर ज़रा देखिए, लफ्ज़ है एवर्स टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू, इंसिस्ट ऑन, कैन नॉट हेल्प, ठीक है। ये जितने भी लफ्ज़ मैंने लिखे हैं इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हमने लिखा, सलमा कुड नॉट हेल्प टू क्राइंग। अब कुड नॉट हेल्प, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में देखिए ये वाला लफ्ज़ है, कुड नॉट हेल्प आया तो इसके बाद हम टू क्राई नहीं लिखेंगे बल्कि क्राइंग लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता चला जाऊँ, कुड नॉट हेल्प की जगह पर हम कैन नॉट हेल्प भी लगा सकते हैं, कैन नॉट हेल्प, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प आए और इसके बाद लफ्ज बट आ जाए, क्या लफ्ज आ जाए, बट, तो बट के बाद फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं कर देंगे, फोर्थ फॉर्म यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सलमा कुड नॉट हेल्प बट। अब ये देखिए, कुड नॉट हेल्प आया और उसके साथ बट आ गया, तो जब आपके साथ अब देखिए सेंटेंस में कुड नॉट हेल्प बट आ जाए तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लाफ लगाएंगे, लाफिंग नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये वाला जो एक टेक्निकल पॉइंट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब उम्मीद है कि आप लोगों को जो वर्ब है उसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अभी तक हमने जो है अपने लेक्चर्स के अंदर, जो आज का हमारा लेक्चर हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 44, इसके अंदर हमने पढ़ा रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा जी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा जी रिफ्लेक्सिव वर्ब और उसके बाद वर्ब जेरेंड। 4 हेडिंग्स जो हैं वो हमने आज कंप्लीट की और इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको देगा और आप उसका किस तरह से प्रॉपर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 44 ऑन वर्ब। लेक्चर नंबर 45 जो है वो भी हमारा वर्ब के ऊपर होगा, जो हमारी रिमेनिंग हेडिंग्स है, जिसमें हमारे पास जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब है, सब्जेक्टिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है और वर्ब लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो जब हमारे वो जो 4 हेडिंग्स हमारी रहती हैं, जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर वर्ब की आपको किसी भी किस्म की कोई भी करेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। मोहम्मद वकास अली को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय। गुड डे।